सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय इकाई 1 भाग 2 सामाजिक शोध का परिचय 2.4 उपकल्पना परिभाषा प्रकार एवं लेखन शैली शोधकर्ता जब शोध करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके सामने दो प्रश्न आ खड़े होते हैं। प्रथम प्रश्न विषय से संबंधित होता है कि किस विषय पर शोध करना है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि किस दिशा से, किस सोच से शोध कार्य आगे बढ़ाया जाए। मांग, आवश्यकता, औचित्य या जिज्ञासा को ध्यान में रखकर विषय तो स्वीकार कर लिया जाता है, पर दिशा और सोच का सवाल अब भी बाकी रह जाता है। कुछ कुछ शोधों में तो बिना निर्धारित दिशा या प्रेरित सोच के ही अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया जाता है। जो भी निष्कर्ष निकल आता है उसे शोध की उपलब्धि मान लेते हैं, पर अनेक शोधों में विवेक द्वारा दिशा एवं निष्कर्ष के प्रति एक सोच तय कर ली जाती है। फिर शोध के जरिए ये देखा जाता है कि सोच सच है या गलत, उसमें क्या संशोधन होना चाहिए। फिर समर्पित सोच सा संशोधित सोच ही शोध का निष्कर्ष बन जाती है। अंदाज या विवेक पर आधारित निष्कर्ष के प्रति अग्रिम इस सोच का नाम ही उपकल्पना या प्राकल्पना है। कोई दर्जी अच्छे वस्त्र सिलना चाह रहा है, बड़ी सूझबूझ से नाप जोख कर कपड़ा काटता है, फिर उसे एक बारगी ही सीकर कपड़े वाले को नहीं देता, पहले कच्ची सिलाई करता है, फिर उस कच्ची सिलाई का पीछा करता हुआ पक्की सिलाई का निष्कर्ष दे देता है। ये कच्ची सिलाई ही उपकल्पना है, जो वस्त्र के मालिक की फिट न आई तो डिसअप्रूव्ड, फिट आ गई तो अंतिम निष्कर्ष। उपकल्पना का अर्थ मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस अंग्रेजी शब्द हाइपोथेसाइज का हिंदी रूपांतरण है उपकल्पना, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हाइपो तथा थेसाइज। हाइपो शब्द का अर्थ है कल्पना या काल्पनिक टेंटेटिव तथा थेसाइज का अर्थ है प्रस्तावना स्टेटमेंट। अतः उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही काल्पनिक प्रस्तावना है। अतः उपकल्पना एक काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने एवं विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है। उपकल्पना की परिभाषाएं एम जहोडा ने अपनी पुस्तक में वेबस्टर शब्दकोश की व्याख्या का उदाहरण दिया है। उपकल्पना पूर्व सोच, दशा या सिद्धांत है जो पक्षपात विहीन अनुसंधानकर्ता के द्वारा शोध पूरा करने के पहले ही इसलिए बना लिए जाते हैं कि ज्ञात या अज्ञात तथ्यों के कार्य कारण की सही पहचान हो सके। लुंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा होनी अभी बाकी है। प्रारंभिक स्तर पर इसे अनुमान, वीर्य कल्पना भी मान सकते हैं। उपकल्पना और सिद्धांत दोनों एक नहीं, अन्योन्य क्रिया अवश्य है। विलियम जॉर्ज कहते हैं कि सिद्धांत विस्तृत और सत्य सिद्ध उपकल्पनाएं ही हैं। उपकल्पना सिद्धांत से जन्म लेती है और परीक्षा में सफल हो गई उपकल्पनाओं से सिद्धांत पैदा होते हैं। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबद्ध वह काल्पनिक व अस्थायी अल्पकालिक टेम्पररी निष्कर्ष है जिसके सत्यापन को केवल वास्तविक तथ्य ही दर्शा सकते हैं। जॉर्ज केसवेल उपकल्पना शोधकर्ता के कार्यों की दिशा प्रदान करती है और उसे ये बताती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है। उपकल्पना के बन जाने पर शोध कार्य का क्षेत्र निश्चित हो जाता है और शोधकर्ता को अपने अध्ययन कार्य में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पर स्मरण रहे कि उपकल्पना केवल एक आकस्मिक निष्कर्ष होता है, न कि अंतिम। और न ही शोधकर्ता की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि उसकी उपकल्पना किस सीमा तक सत्य प्रमाणित हुई। उपकल्पना सच प्रमाणित हो या झूठ, दोनों ही अवस्थाओं में शोध कार्य ज्ञात की वृद्धि में सहायक है। दुनहम उपकल्पना इस बात का वर्णन करते करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। गुडे एवं हार्ट उपकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है, किसी प्रामाणिकता की जांच करना अभी शेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक उपकल्पना प्रतिभा, हंच, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकता है। लुंडबर्ग एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। यंग एक उपकल्पना एक मान्यता, शर्त अथवा सिद्धांत है जिसे शायद विश्वास के बिना मान लिया जाता है ताकि इसके तार्किक परिणाम ज्ञात हो सके। हम इस ढंग के द्वारा उसकी उन अन्य तथ्यों से समानता का परीक्षण किया जा सके जो ज्ञात हैं अथवा निर्धारित किए जा सकते हैं। वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी उपकल्पना बनाने की प्रेरणा किससे मिलती है? गुडे एवं हार्ट ने उपकल्पना के निर्माण में प्रेरणा देने वाले स्रोतों का उल्लेख किया है। उन्होंने 4 स्रोतों की गणना की है। एक, सामान्य संस्कृति का असर, इसमें शोधकर्ता की संस्कृति एवं उसका प्रभाव उल्लेखनीय है। जिस क्षेत्र का अध्ययन हो रहा है वहां की संस्कृति के असर से भी किसी विशेष उपकल्पना का निर्माण हो सकता है। संस्कृति का प्रभाव दृष्टिकोण और सोच की दिशा भी बदलता है और समझदारी की अवधारणा भी।
उपकल्पना के शब्द और प्रकाशन को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु क्यों जैसे प्रश्न पर शोध हो रहा हो तो भौतिकवाद संस्कृति का आदमी रोग या अन्य भौतिक कारण पर आधारित उपकल्पना बनाएगा, परंतु भारतीय परंपरादि की उपकल्पना में ईश्वर, भाग्य जैसे शब्द भी आ सकते हैं। 2. वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव। वैज्ञानिक पद्धति भी भविष्य की उपकल्पनाओं को जन्म देती है। उदाहरणार्थ, आत्महत्या के विभिन्न कारकों तथा सामाजिक प्रभावों की विवेचना करने के पश्चात उससे संबंधित जिन नियमों का निर्माण किया जाएगा उनका सामूहिक नाम आत्महत्या का सिद्धांत कहलाएगा। इस सिद्धांत को पढ़कर कोई भी व्यक्ति उस सिद्धांत का संबंध किसी अन्य सामाजिक घटना से जोड़ने का प्रयास कर सकता है, जैसे ये जानने का प्रयत्न करना कि आत्महत्या के सिद्धांत का आवारागर्दी से भी कोई संबंध है अथवा नहीं, अथवा उसका आर्थिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से क्या संबंध है। इस प्रकार किसी सिद्धांत के विभिन्न अंगों के विवेचन तथा अन्य सिद्धांत से उसके संबंध की संभावना अनेक उपकल्पनाओं को जन्म देती है। 3. समता विषमता के उदाहरण। इन्हें उपमा का प्रभाव कहते हैं। गुडे एवं हार्ट उल्फ ने भी इसका समर्थन किया है। उल्फ के शब्दों में उपमा अनालॉजी उपकल्पनाओं के निर्माण तथा घटना में किसी काम चलाओ नियम की खोज में अत्यंत उपयुक्त अर्थ प्रदर्शक है। कभी कभी दो तथ्यों के बीच समानता के कारण नई उपकल्पना का जन्म होता है। हम जो बात एक क्षेत्र में देखते हैं, प्रायः उसी को हम दूसरे क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार अनेक सिद्धांतों तथा उपकल्पनाओं का जन्म होता है। एक उदाहरण, ऋग्वेद में भोगात्मक एवं अनुगामी शक्तियां वहम से उत्पन्न हुई हैं। जाति या वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत खोजने के दौरान विद्वानों ने इसी कथन की उपमा को ग्रहण कर जाति उदय का परंपरात्मक सिद्धांत ही बना डाला। इस सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण पैदा हुए। 4. व्यक्तिगत अनुभव की देन। अनुभव के साथ सूझ को जोड़ बिना काम न चलेगा। एक्सपीरियंस और इंसाइट, अनुभव और सूझ की जोड़ी से उपकल्पनाओं का निर्माण सुगम हो जाता है। अनुभव पिछले दृष्टांतों एवं आप बीती से मिलता है, जबकि सूझ गहरी आंतरिक दृष्टि से। अनुभव से आइंस्टीन और सूझ से न्यूटन ने अनेक उपकल्पनाएं रची, जिनमें से कई सत्य हुई या सत्य के एक अंश तक स्वीकृत हुई। प्रकाश और पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ऐसी ही उपकल्पनाओं से उभर कर आगे आए, किंतु जहोडा बताते हैं कि सूझ और दृष्टि विस्फोट हंस से बनी उपकल्पना की जांच बहुत कठिन होती है। जनश्रुतियां व प्रचलित विश्वास से भी सहायता ली जा सकती है उपकल्पना के निर्माण में। ध्यान देने योग्य बात, व्यवहारिक उपकल्पना की खोज, उपकल्पना कैसे भी बनी हो, आधार और प्रेरणा कितनी भी हो, ये ध्यान रखना जरूरी है कि उपकल्पना इतनी हवाई न हो कि उसकी जांच सही न हो सके। गुडे एवं हार्ट कहते हैं कि वैज्ञानिकों के मन में अर्थतंत्र अनेक उपकल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं, परंतु प्रमाणीकरण के अभाव में उन उपकल्पनाओं को मरना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि उपकल्पनाएं व्यवहारिक हों ताकि प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके। वे मात्र दोषपूर्ण कल्पनाएं ही नहीं, सार्थक सिद्धांत भी बन सकती हैं। व्यवहारिक उपकल्पना की विशेषताएं एक स्पष्ट एवं सामान्य होनी चाहिए, भाषा और प्रयोग दोनों ही दृष्टि से। 2. इसका क्षेत्र संक्षिप्त एवं दिशा बोधक होना चाहिए। 3. सैद्धांतिक अंतर्विरोध से मुक्त हो। 4. तथ्य, अवधारणा और विचारों के मानवीकृत शब्दों एवं यथार्थ से बनी होनी चाहिए। 5. जांच करने की विधि और सीमा संबद्ध होनी चाहिए। गुडे और हॉट कहते हैं कि विधि से कटी और जांच सीमा से परे वाली उपकल्पनाएं कुछ दे नहीं पाती। हाँ, यह अलग बात है कि साधनों की कमी के कारण जांच तुरंत संभव न हो सके, परंतु यह विश्वास होना चाहिए व्यवहारिक आधारों पर कि एक न एक दिन उपकल्पना की जांच अवश्य होगी। अंतरिक्ष संबंधी, भौतिक विज्ञान संबंधी अनेक उपकल्पनाएं भी अप्रमाणित हैं, फिर भी कारण पूर्वक विश्वास बना हुआ है कि इनकी सत्यता खोजने का समय अवश्य आएगा। सामाजिक अनुसंधान में कार्ल मार्क्स की सामाजिक परिकल्पना और दुर्खीम की आत्महत्या संबंधी उपकल्पनाओं को भी तो प्रमाणित होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। 6. साधारण शोधकर्ता को ऐसी उपकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए जो मुख्य सिद्धांत के आसपास हो और सकारात्मकता नकारात्मक की जांच में सहायक हो। अनुभवी शोधकर्ता के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, वो सर्वथा स्वतंत्र उपकल्पनाएं भी प्रस्तुत कर सकता है। 7. सरलता आवश्यक है, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। इस गुण को ऑक्म की तलवार कहा जाता है। इसका मतलब है कि उपकल्पना रेजर की धार की तरह तीक्ष्ण और सूक्ष्म होनी चाहिए। श्रीमती पीवी यन कहते हैं कि समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता की जितनी गहरी सूझ होगी, उससे संबंधित उपकल्पना में उतनी ही सरलता होगी। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व ये पहले ही बताया जा चुका है कि उपकल्पना वास्तविक प्रयोग कर निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले ही निष्कर्ष जैसी राय बना लेने का नाम है। जैसे
भवन का वास्तुविद ईंट पत्थर की पूरी बहुमंजिली इमारत बना लेने के पूर्व ही कागज पर रेखाओं के माध्यम से भवन बना डालता है अथवा लकड़ी की खप्पचियों से गृह निर्माण कर देता है। ठीक उसी तरह अंतिम निष्कर्ष का रेखाचित्र है उपकल्पना। ऐसी उपकल्पना के निर्माण से अनुसंधानकर्ता को तथा स्वयं अनुशासन में कई सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे एक, अध्ययन में सटीकता और निश्चयात्मकता को बढ़ावा मिलता है। उपकल्पना के द्वारा अनुसंधान के लिए किए जाने वाले कार्य प्रसंगानुकूल बन जाते हैं। अनुसंधानकर्ता अंधेरे में तीर मारने की जगह साफ सुथरे विवेक से शोध कार्य में क्रमवार कार्य करता रहता है। साधारणतया उपकल्पना विहीन शोध दिशाबोधक यंत्र विहीन जलयान की तरह है, जिसे अज्ञात और अपार फैले समुद्र में लक्ष्य तक पहुंचने की आशा भी है और जल्दी भी। कहा तो ये जाता है कि कमजोर उपकल्पना ही सही, उसके सहारे शोध कार्य में आगे बढ़ना अधिक अच्छा है, बजाय बिना उपकल्पना के इधर उधर भटकने से। 2 दिशा निर्देश करती है उपकल्पना। सच और संक्षेप में कहें तो किसी भी अनुसंधान के 2 ही भाग हैं, पद्ध उपकल्पना का निर्माण, पपद्ध उसका परीक्षण। अतएव अच्छी व्यवहारिक उपकल्पना के बनते ही समझो आधा अनुसंधान तो हो गया। शेष आधा यानी परीक्षण के कार्य में तथ्य जुटाने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष की ओर बढ़ने में भी यह उपकल्पना पर्याप्त योगदान देती है। परीक्षण का कार्य कैसे हो, तथ्य कैसे जुटे, इसका दिशा निर्देश उचित उपकल्पना ही कर देती है। इससे व्यर्थ का श्रम, अनायास खर्च, अवांछित समय का नुकसान नहीं होता। हमारा हर कदम निश्चित उद्देश्य और अर्थयुक्तता की ओर बढ़कर निष्कर्ष तक जा पहुंचता है। 3 तथ्यों की बहुलता में से आवश्यक को ही चुनने में सहायता देती है उपकल्पना। पीवी यंग का कथन है कि उपकल्पना के प्रयोग से आंख मूंद कर तथ्य खोजने तथा अंधाधुंध ऐसे आंकड़ों को एकत्र करने पर नियंत्रण होता है जो कि बाद में अध्ययन विषय के लिए अप्रासंगिक सिद्ध हो। ध्यान से देखें तो हमें साफ साफ अनुभव होगा कि जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक तत्वों के संपर्क में आना पड़ता है। प्रत्येक का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक नहीं होता। हमें केवल उन्हीं तथ्यों तथा बेकार की सूचना का क्रमशः त्याग करना पड़ता है तथा उपयोगी सूचना को ग्रहण करना पड़ता है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। माना कि आप किसी गांव में अशिक्षा की समस्या पर कोई उपकल्पना बनाकर कार्य कर रहे हैं। गांव में जाने पर देखा तो अशिक्षा संबंधी आंकड़ों के अतिरिक्त भी अनेक उत्तेजक तथ्य हैं। वहां बीमारी, शिशु मृत्यु, गरीबी, कृषि की दुर्दशा आदि। इन तथ्यों में किसको एकत्रित करें? सब नहीं। उपकल्पना का स्वरूप ही आपको प्रेरित करेगा कि आप क्या चुने, क्या छोड़े। 4 निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायक है उपकल्पना। उपकल्पना हमारे अध्ययन की प्रगति में ही सहायक नहीं होती वरन ठीक ठाक निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। गुडे तथा हार्ट के मतानुसार बिना उपकल्पना के अनुसंधान एक अनिर्दिष्ट विचारहीन भटकने के समान है। उसके परिणामों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों में नहीं रखा जा सकता। उपकल्पना सिद्धांत तथा ऐसी खोज के बीच में आवश्यक कड़ी है जो अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। उपकल्पना के निर्माण की शुरुआत कैसे करें? याद रखें, उपकल्पना के बिना शोध केंद्रित अध्ययन और वैज्ञानिक घुमक्कड़ों की खोज यात्रा से अधिक कुछ नहीं रह जाता। तब प्रयत्नपूर्वक उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक ही है। प्रश्न ये है कि कैसे, क्या करें कि उपकल्पना बन जाए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको जानना चाहिए कि किन कठिनाइयों या अस्पष्टताओं के कारण उपकल्पना बनाना कठिन होता है। उन्हें क्रम से समझ लें। पहली कठिनाई है सैद्धांतिक क्रिया पद्धति की जानकारी का न होना। दूसरी कठिनाई है कि यदि सिद्धांतों की कुछ बातें मालूम भी हों तो उन्हें तर्कसंगत रूप से कैसे आपस में जोड़ें। तीसरी दिक्कत है कि शोधकर्ता श्रेष्ठतम तकनीक नहीं चुन पाता जिसके प्रयोग से उपकल्पना के निर्माण में सहायता मिले। चौथी बात यह है कि शोधकर्ता अध्ययन पूर्व मानसिक सर्वेक्षण करने में भी असफल रहता है जिससे वह उपकल्पना का निर्माण नहीं कर पाता। इन कठिनाइयों को ध्यान में आने के बाद हमें उपकल्पना के निर्माण में अग्रलिखित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। 1. सबसे पहले अनुसंधान के लिए चुने गए विषय की जानकारी प्राप्त करें। अच्छा हो उससे संबंधित साहित्य पढ़कर, पहले के शोध पढ़कर। ऐसी चीजें उपलब्ध न हो तो चुने हुए क्षेत्र में छोटी सी यात्रा करें। कहावतें, विश्वास और फैसले सुने। स्वयं अवलोकन और अनुभव करें। 2. जो कुछ पढ़ा, पाया या देखा उसके विस्तार को समेटें। ऐसा करने में कई उपकल्पनाओं का रूप बनोगा। कुछ अस्पष्ट होंगी, कुछ केवल वैयक्तिक कथन बनकर रह जाएंगी, कुछ का और छोर ही ना होगा। फिर भी विस्तार में से संक्षेप का सार सामने आएगा। 3. अपने से अपनी कल्पना पर प्रश्न उठाएं। कौन हिस्सा कितना चलता विचार कॉमन सेंस है, किसमें कार्य कारण संबंधों कॉजल रिलेशनशिप्स की तला से जुड़े कथन है, कौन टुकड़ा अधिक अमूर्त पर सीधे सीधे उत्तर सा या निष्कर्ष सा है। देखें, आकलन करें। 4. अच्छा हो
काल, परिस्थिति और विषयानुसार किसी तकनीक या अनुसंधान पद्धति की कसौटी पर कसकर देख लें कि क्या आपकी उपकल्पना कोई उत्तर देने में समर्थ है। आवश्यकता हो तो कुछ संशोधन करें। उपकल्पना के स्तर तक पहुंचाएं। 5. उपकल्पना का स्तर क्या है, कितनी उचित है वह ये तो पूर्ण परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। उपकल्पनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, गुडे और हार्ट के अनुसार उपकल्पनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, आनुभाविक समानताएं बताने वाले उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस स्टेटिंग एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल। ये वे उपकल्पनाएं हैं जो कि व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार प्रतिमानों इत्यादि पर आधारित होती हैं। 2. जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप। क्योंकि सामाजिक प्रघटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं की प्रकृति अति जटिल होती है, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस प्रकार की उपकल्पनाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इन उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभवाश्रित एकरूपता पर आधारित विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर्संबंधों का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। 3. विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस रिलेटेड विद एनालिटिकल वेरिएबल्स। इस प्रकार की उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी अधिक अमूर्त होती हैं। इनका प्रयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर्संबंधों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। एक अच्छी या कार्यवाहक उपकल्पना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड और वर्किंग हाइपोथेसिस। एक अच्छी अथवा कार्यवाहक उपकल्पना में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होना अनिवार्य है। एक, उपकल्पना का सरल एवं प्रसंग के अनुरूप होना अनिवार्य है, चाहे ये सामान्य व्यक्ति की समझ में न आए। 2. उपकल्पना अवधारणा की दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। 3. एक अच्छी उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रामाणिकता की जांच अनुभवाश्रित रूप से की जा सके। 4. उपकल्पना विषय में प्रचलित किसी न किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए तथा साथ ही उसमें सिद्धांत का परिष्कार, समर्थन अथवा संशोधन की क्षमता होनी चाहिए। 5. उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। 6. एक अच्छी उपकल्पना वह मानी जाती है जिसकी प्रामाणिकता की जांच उपलब्ध प्रविष्टियों द्वारा की जा सके। उपकल्पना की जांच बनाम निरीक्षण तथ्य विश्लेषण। ऊपर कहा जा चुका है कि किसी अनुसंधान के 2 प्रमुख हिस्से हैं। 1. उपकल्पना का निर्माण। 2. उपकल्पना की जांच। निर्माण के बारे में संक्षिप्त विवरण ऊपर दे दिया गया है। यहाँ प्रस्तुत है उपकल्पना की जांच का विवरण। उचित सूचना एकत्र करनी होती है। अतः सबसे पहले हमें इस बात का निर्णय करना होता है कि उपकल्पना की सत्यता प्रमाणित करने के लिए हमें कौन कौन सी सूचना चाहिए और हम उसे कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूचना एकत्र करने की अनेक विधियां हैं। उसे हम पुराने प्रकाशित ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वयं ही सूचना एकत्र कर सकते हैं। इस संबंध में 4 प्रमुख विधियों का उपयोग होता है। 1. विवरणात्मक साक्षात्कार द्वारा। 2. अनुसूची द्वारा। 3. अवलोकन प्रणाली द्वारा। 4. डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली द्वारा। आंकड़ा एकत्रित करते समय सावधानी। 1. कि आंकड़े विषय से संबंधित और प्रसंगानुकूल हों। 2. आवश्यक सूचना या उसका कोई अंश छूट न जाए। 3. अशुद्ध और पक्षपात युक्त आंकड़े निकाल दिए जाएं। 4. प्रमापन के पैमानों का उचित उपयोग किया जाए। 5. जहां हो सकता है वहां संख्यात्मक वर्णन भी हो। 6. सूचना पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर की होनी चाहिए। 7. उपकल्पना की दृष्टि से उन्हें सजाकर रखना चाहिए। उपकल्पना से निष्कर्ष की ओर उपकल्पनाएं ही सत्य या असत्य घोषित होकर नियमों की स्थापना करती हैं। सत्य असत्य घोषित करने के लिए तथ्य और उनकी वास्तविक व्याख्या ही आधार बनते हैं। परंतु अनुसंधान के निष्कर्ष को एक बारे में ही वैज्ञानिक निष्कर्ष कहने से बचना चाहिए। हो सकता है सिद्धांत में अस्पष्टता हो और वह केवल एक निर्णय की दिशा ही बता रहा हो। इसलिए सिद्धांत की विभिन्न परिस्थितियों में और भी कठिन परीक्षा की जाती है तथा उसे अधिक शुद्ध तथा पूर्ण बनाने की चेष्टा की जाती है। इसके लिए समस्त कारक तत्वों का पता लगाया जाता है तथा विभिन्न कारकों के निश्चित प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अंत में एक गणितीय सूत्र के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है और तब हम उसे वैज्ञानिक नियम कहते हैं। इस प्रकार उपकल्पना से वैज्ञानिक नियम तक अनुसंधान की एक सतत यात्रा है। यहाँ तक पहुँचने में उसे अनेक मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। तथ्यों के एकत्रीकरण, विश्लेषण और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या के लिए अनुसंधानकर्ता कई प्रकार की विधियों का सहारा लेता है। उन विधियों का हम यथा उल्लेख करेंगे। सारांश समरी, यह इकाई शोध समस्या की पहचान और उसके प्रारूपों की व्याख्या के लिए है, जिसमें आप जान गए होंगे कि हमें शोध समस्या का चयन करते समय किन किन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए। शोध से पूर्व ये जरूरी है कि उस क्षेत्र में पहले से किए गए कार्यों को जान लिया जाए।
उद्देश्यों का निर्धारण और परिसीमन भी आवश्यक है, क्योंकि इनमें स्पष्टता का अभाव होने से शोध के निष्कर्ष भी प्रभावित होते हैं। उपकल्पना निर्माण आपको अनावश्यक भटकाव से बचाता है और शोध की उपादेयता और विशिष्टता मन वृद्धि करता है। पहली इकाई में शोध को समझने के बाद अपने शोध की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस इकाई में समस्त आवश्यक जानकारियों का समावेश किया गया है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी।